हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कैटालिसिस के बारे में। तो कैटालिसिस जैसे आपने भी कई बार ऐसे भी रिएक्शंस देखे होंगे। जब रिएक्शंस कोई अनदर सब्सटेंस मिलाने पर रिएक्शन का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से देयर आर मैनी सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप बाय द यूज्ड अप इन द रिएक्शन में उनका यूज नहीं होता है, फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन को वह बढ़ा देते हैं। और इसके लिए जैसे आप जनरल यदि एग्जाम्पल देखें, पोटेशियम क्लोरेट को यदि आप हीट करते हैं, डिकम्पोज करेंगे टू फॉर्म KCl plus O2। दिस इज द लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बनाने के लिए ये लेबोरेटरी मेथड है। पोटेशियम क्लोरेट है, इसको आप नॉर्मली यदि हीट करते हैं तो जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन है इट इज़ वेरी लेस, ये बहुत ही कम होगा। लेकिन यदि हम इसी में क्या करें, स्मॉल अमाउंट में मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज करते हैं MnO2, देन दिस रिएक्शन बिकम वेरी फास्ट। ये रिएक्शन यहाँ पर काफ़ी फास्ट हो जाएगी। तो ये रिएक्शन करना सिंपल भी है, लेबोरेटरी में परफॉर्म करना बहुत आसान है। यदि हमारे पास मैग्नीज डाइऑक्साइड और पोटेशियम क्लोरेट है तो सिंपली इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के प्रोडक्शन का रेट इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ है पहले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड ने क्या किया, ये रिएक्शन में शामिल नहीं हुआ, प्रोडक्ट में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन इसने क्या किया, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इंक्रीज कर दिया। तो इन तरह से डिफरेंट तरह के सब्सटेंसेस को बर्जीलियस के द्वारा स्टडी किया गया और उन्होंने कैटालिस्ट की सबसे पहले डिस्कवरी की, डिफरेंट फॉरेन सब्सटेंस की स्टडी की कि हाउ दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाई दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड ही सजेस्टेड द टर्म फॉर दिस सब्सटेंसेस कैटालिस्ट। उन्होंने इसके लिए कैटालिस्ट का नाम दिया। तो बर्जीलियस इन 1835 इन्होंने डिस्कवर किया कैटालिस्ट को। और कैटालिस्ट होते हैं कोई भी केमिकल सब्सटेंस या सब्सटेंस सिंपली आप बोल सकते हैं ए केमिकल सब्सटेंस विच अल्टर्स मीन्स चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इन इटसेल्फ। उसमें खुद में बिना कोई चेंज हुए, बिना उसका ना तो मास चेंज होता है और ना ही केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, कोई चेंज किए बिना वह फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन को यदि इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, वो कैटालिस्ट होते हैं। जनरली हम कैटालिस्ट का यूज रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में यूज करते हैं, और जब ये डिक्रीज होता है तो उससे फिर हम पॉइजन भी बोलने लग जाते हैं या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस का उसे नाम देते हैं। तो जनरली कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। और द फिनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन बाय द यूज ऑफ कैटालिस्ट इज कॉल्ड कैटालिसिस। इस फिनोमेना को हम कैटालिसिस बोलते हैं, जिसके द्वारा हम किसी में रेट ऑफ रिएक्शन को कैटालिस्ट का यूज करके इंक्रीज करते हैं। कैटालिस्ट जो होते हैं ये जनरली खुद को कंज्यूम नहीं होते हैं और इनकी दे रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए इसमें बहुत इसकी कम भी जरूरत पड़ती है। और ये कैटालिस्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट और दूसरे होते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट, पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव बना देते हो, मीन्स इंक्रीज कर देते हैं। इफ ए कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन दे आर कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिसिस, positive catalyst, and the phenomena of increasing the rate of reaction is called positive catalysis। जैसे आपने कई बार एग्जाम्पल इसके देखे भी होंगे। कहीं पर यदि हम किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, लकड़ी मान लीजिए जला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा और यदि घी डाल दें तो वो बर्निंग, जो रेट ऑफ बर्निंग है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मीन्स क्या हो गया, वहाँ पर पॉजिटिव कैटालिस्ट हो गया। इसी तरह से उसमें थोड़ा सा कैरोसिन डाल दें तो और तेजी से आग जो है लग सकती है। ये पॉजिटिव एक तरह से कैटालिस्ट का एग्जाम्पल हो सकता है। अभी जैसे एग्जाम्पल देखें, सल्फर डाइऑक्साइड है।
सल्फर डाइऑक्साइड से यदि हम सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो ये प्रोसेस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के प्रेजेंस में काफ़ी रिएक्शन ये फास्ट हो जाती है। मींस यहाँ पर ये पॉजिटिव कैटालिस्ट हो गया, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन को हम हैबर प्रोसेस में इन प्रेजेंस ऑफ आयरन और मॉलिब्डेनम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वो भी रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो ये पॉजिटिव कैटालिस्ट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो डिफरेंट तरह के आप एग्जाम्पल्स देखेंगे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। पॉजिटिव कैटालिस्ट। नेक्स्ट है नेगेटिव कैटालिस्ट। If a catalyst decrease the rate of reaction is known as negative catalyst, and the phenomena of decreasing the rate of reaction by a catalyst is known as negative catalysis. नेगेटिव जो कैटालिस्ट, जैसे कि आप कहीं पर यदि हम बर्न कर रहे हैं वहाँ उसके ऊपर यदि धूल डाल देते हैं, डस्ट डाल देते हैं, सैंड डाल देते हैं तो क्या होगा, वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगी। बर्निंग जो प्रोसेस होगी, जो रेट ऑफ बर्निंग है वो स्लो हो जाती है। मतलब वहाँ पर सैंड जो है किस तरह से बिहेव कर रहा है, उस रिएक्शन की स्पीड को और कम कर रहा है। तो ये नेगेटिव कैटालिस्ट हो जाएंगे। या फिर जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम रॉड को और जितना अंदर आप जो है धंसते जाएंगे उतना ज़्यादा वह क्या होता जाएगा, मीन्स इंसर्ट करते जाएंगे, वो रिएक्शन की स्पीड को और कम कर देता है। तो इस तरह से, या फिर जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसका डिकम्पोजिशन करें तो ये रिएक्शन जो है स्लो हो जाती है। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटाइलाइड या फिर फॉस्फोरिक एसिड, किसी एक की प्रेजेंस में करने से रिएक्शन का जो रेट है वह स्लो हो जाता है। तो ये नेगेटिव कैटालिस्ट। ऐसे हम जब हम एमाइंस के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस, टर्सरी एमाइंस, वहाँ पर हम एसिटाइलाइड के प्रेजेंस में डिफरेंट रिएक्शंस को देखेंगे हैलोजिनेशन के साथ, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन के साथ। वो रिएक्शंस को यदि कंट्रोल मैनर में कराना है तो एसिटाइलाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, जिससे रिएक्शन स्लो होती हैं। अदरवाइज वो रिएक्शन एक्सप्लोजिव भी हो सकती हैं। तो यदि कहीं पर एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, उसे कंट्रोल करना है, तब हमें नेगेटिव कैटालिस्ट का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ए कैटालिस्ट। फंक्शन ऑफ कैटालिस्ट में मीन्स ये किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अभी तक इसके बारे में कोई भी ऐसा यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है कि हाउ इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अभी तक ऐसा कोई भी इसका प्रैक्टिकली प्रिंसिपल नहीं आया है जो ये बता सके। लेकिन जनरली ये माना गया है कि जो कैटालिस्ट होते हैं दे प्रोवाइड इंटायरली न्यू पाथवे ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। नया पाथवे मतलब उसको प्रोवाइड करते हैं। उस न्यू पाथवे में जिनके मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है एंड दे रिक्वायर मिनिमम एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, क्योंकि हर एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट तक का वैल्यू अटेन करना पड़ता है। उस यदि वहाँ तक उसकी एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है, इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। जैसे यदि हम विदाउट कैटालिटिक रिएक्शन देखते हैं, मान लीजिए दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये यहाँ पर रिएक्टेंट की पहले से ही इतनी एनर्जी है, एवरेज एनर्जी। अब हमें इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ये विदाउट कैटालिस्ट है, तो कम से कम ये थ्रेशोल्ड इसके लिए लिमिट होगी। इस थ्रेशोल्ड लिमिट तक मतलब इस एनर्जी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को एनर्जी अटेन करना जरूरी है। यहाँ पर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है और यहाँ से यहाँ तक जो आप एनर्जी दे रहे हैं, दिस एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट टू अचीव द लिमिटिंग वैल्यू, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर तक की एनर्जी को अटेन करने के लिए हम जो एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं वो कहलाएगी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ये किसके लिए है, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। ये अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है। दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट की एनर्जी मान लीजिए कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अभी हम एक कैटालिस्ट का यूज यदि कर लें इसी में, तो कैटालिस्ट के यूज करने से ये होगा कि एक नया पाथवे मिल जाएगा। मीन्स रिएक्टेंट की एनर्जी तो सेम रहेगी, प्रोडक्ट की एनर्जी भी सेम रहेगी, लेकिन ये वैल्यू अभी बदल गई। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो यहां पर देखें, पहले यहां तक चाहिए था, अभी एनर्जी हमको जो है यहां तक ही चाहिए है। ये कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो कम चाहिए है, तो यहाँ पर हमें लोअर एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ेगा, मीन्स कम एनर्जी देना पड़ेगा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो कैटालिस्ट शायद यही करता होगा कि एक नया का पाथवे प्रोवाइड करता होगा जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी की कम जरूरत होती है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाती है, जिसके द्वारा मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट उसकी वैल्यू को वह कम कर देता है। लेकिन रिएक्टेंट की एनर्जी जितनी पहले थी उतनी कैटालाइज्ड रिएक्शन में भी है, प्रोडक्ट की भी एनर्जी सेम है। मीन्स ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फाइनल एनर्जी को चेंज नहीं करता है, ये सिर्फ एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं ए पीक स्टेज पर, यहाँ पर इनकी एनर्जी को कम करता है और इसके कारण इनको हमें एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ती है। तो ये हो गया। और दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए रिएक्टिव साइट नहीं मिलती है रिएक्ट होने के लिए, तो उनके लिए ये सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है बाय विच इट मेक्स ए टेम्परेरी बॉन्ड विद द रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज के साथ टेम्परेरी फिजिकल बॉन्ड बनाते हैं या टेम्परेरी केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, तो ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं हैविंग एक्टिव साइट्स, जिसमें एक्टिव साइट्स होती है टू अकर ए केमिकल रिएक्शन को होने के लिए। तो इस तरह से ये वर्क करता है। बाकी इसके पीछे ऐसा कोई मतलब डेफिनेट प्रिंसिपल नहीं है, या किसने दिया कैसे दिया इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी हम कुछ जो है फॉलोइंग पॉइंट्स हमें याद रखना होगा कि क्या क्या यहाँ पर चेंज होता है जब कोई कैटालिटिक रिएक्शन होती है रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ कैटालिस्ट। तो हमें इन पॉइंट्स की ज़रूरत है उसको दिमाग में रखने के लिए, क्योंकि फंक्शन जब हम पढ़ते हैं कैटालिस्ट के तो ये भी इस तरह से चीज़ें होती हैं। जैसे ए कैटालिस्ट में अंडरगो इंटरमीडिएट फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ये इंटरमीडिएट मतलब फिजिकल और केमिकल चेंज हो सकते हैं और फॉर्म टेम्परेरी केमिकल बॉन्ड्स विथ रिएक्टेंट्स, बट इट इज रिकवर्ड अनचेंज्ड इन ओरिजिनल फॉर्म एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। मीन्स जैसा हमने पहले लिया था रिएक्शन के, हमें वैसा का वैसा कैटालिस्ट रिएक्शन के एंड ऑफ द रिएक्शन पर हमें ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाएगा, और जितना मास लिया था उतना मास भी मिल जाएगा। मीन्स ना तो उसके मास में चेंज होगा ना ही केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है। और इट डज नॉट शिफ्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम मीन्स वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, द पॉइंट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन को भी शिफ्ट नहीं करता है, बिकॉज यदि मान लीजिए कोई इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, मीन्स वहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चल रही है, तो वो कैटालिस्ट बराबर रेट से दोनों साइड में इक्वली उसको इंक्रीज करता है। मीन्स इट एनहांस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली, इसलिए वह इक्विलिब्रियम की पोजीशन को सिर्फ डिस्टर्ब नहीं करता है। नेक्स्ट है कैटालिस्ट जो होते हैं आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। मीन्स एक पर्टिकुलर कैटालिस्ट पर्टिकुलर रिएक्शन पर्टिकुलर रिएक्टेंट को ही वो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। जैसे अभी हमने पोटेशियम क्लोरेट का एग्जाम्पल पढ़ा कि वहाँ पर हमें मैग्नीज डाइऑक्साइड लेना है, उसकी जगह पर यदि हम जैसे आयरन ले लें, प्लेटिनम ले लें, गोल्ड ले लें, तो शायद ये रिएक्शन को स्पीड अप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है इट डज नॉट चेंज डेल्टा ई ऑफ द रिएक्शन। मीन्स एनर्जी ऑफ द जो रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट है, मीन्स डिफरेंस इन द एनर्जी डेल्टा ई डज नॉट चेंज बाय द कैटालिस्ट। ये कैटालिस्ट के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्टेंट की आपने ग्राफ के माध्यम से देखा कि कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन में जो एनर्जी रिएक्टेंट की जितनी थी उतनी दोनों ही केसेस में होती है और प्रोडक्ट की भी एनर्जी चेंज नहीं होती है। तो डिफरेंस तो एनर्जी का सेम ही रहेगा, क्योंकि हम डिफरेंस ऑफ एनर्जी डेल्टा ई जब लेते हैं तो हमें
इंटरमीडिएट एनर्जी नहीं देखना है, सीधे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और इसका मतलब है कि जब एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो बाकी के जो थर्मोडाइनेमिक पैरामीटर्स हैं, जैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ कैटालिस्ट से रिलेटेड कुछ जो है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। प्रमोटर्स जो प्रमोट करते हैं, अब ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, द सब्सटेंसेस दैट एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट। ये खुद तो रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करते हैं, खुद तो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज नहीं करते हैं, लेकिन यदि उसमें कैटालिस्ट के साथ इनको यदि मिक्स कर दिया जाए तो ये कैटालिस्ट की भी एक्टिविटी को और इंक्रीज कर देते हैं। जैसे आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, हैबर प्रोसेस के द्वारा। इसमें हम आयरन का यूज करते हैं और मोलिब्डेनम। तो आयरन को यूज किया जाता है एज ए कैटालिस्ट और मोलिब्डेनम को यूज करते हैं एज ए प्रमोटर। और जो प्रमोटर्स होते हैं इन्हें एक्टिवेटर्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये कैटालिस्ट की एक्टिविटी को एक्टिवेट करते हैं। देन दे आर आल्सो नोन एज एक्टिवेटर। तो ये एक्टिवेटर भी कहलाते हैं। इसी तरह से है ये पॉइजन्स। अब पॉइजन जैसे जनरली वो जहर जो होता है वो हमारे जैसे यदि बॉडी के अंदर चला जाता है तो क्या करता है, हमारे बॉडी के जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं उन सभी को ब्लॉक कर देता है और उनकी धीरे धीरे एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। इसी तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शन है जो ऐसे मतलब पॉइजनस सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट, जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम करते हैं वो सब्सटेंसेस पॉइजन्स कहलाते हैं। और जनरली जो एग्जाम्पल के रूप में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, ETC, ये ऐसे मतलब सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्ट ऑफ रिएक्शन मतलब कैटालिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। मीन्स यदि हम अमोनिया के प्रोडक्शन में मोलिब्डेनम की जगह आर्सेनिक या कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर दें तो वही अमोनिया का प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा। तो ये पॉइजन्स कहलाते हैं जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को भी कम कर देते हैं। तो ये थे कैटालिस्ट से जुड़ी हुई बातें सभी, प्रमोटर्स, पॉइजन्स, पॉजिटिव नेगेटिव कैटालिस्ट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें कोलाइडल स्टेट या मतलब जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। तो अभी हम पहले जानकारी लेंगे आखिर ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या है, और इसके बाद फिर हमें डिटेल से पढ़ना है कोलाइडल स्टेट के बारे में, कोलाइड्स क्या होते हैं उससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज के आधार पर सॉल्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। ट्रू सॉल्यूशन जो एक्चुअल सॉल्यूशन ही कहलाता है। ट्रू सॉल्यूशन मतलब एक्चुअल वो सॉल्यूशन, या तो उसको आप सिंपली सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं या ट्रू सॉल्यूशन। और सेकंड है कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। एक्चुअल में दीज आर नॉट द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। कोलाइडल एंड सस्पेंशन इज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, ये दोनों की दोनों क्या है, सब्सटेंस का स्टेट है, स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। दीज आर नॉट सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन तो होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम सिर्फ सॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे टर्म्स जो है चेंज होते हैं और हम उनको सिंपली जो है कोलाइडल के साथ सॉल्यूशन बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन। एक्चुअल दीज आर द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। एंड जो कोलाइड है वो खुद में एक सब्सटेंस नहीं है, सस्पेंशन खुद में एक अपने आप में सब्सटेंस नहीं है। ओनली दीज आर द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस विच डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर साइज। तो सबसे पहले है ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। ट्रू सॉल्यूशन क्या है एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रू सॉल्यूशन आपने ये ऑलरेडी आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन के बारे में, कि जो ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट के होमोजेनियस मिक्सचर को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड इन ट्रू सॉल्यूशन द पार्टिकल साइज, सॉल्वेंट तो ऑलरेडी मतलब बहुत स्मॉल साइज का होता है, मीन्स जो हम सॉलिड मिक्स कर रहे हैं देयर पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, मीन्स 10 to the power -9 मीटर से भी इसकी साइज जो है छोटी होती है। तो
तो काफ़ी छोटे साइज के होते हैं ये इसमें पार्टिकल, और स्मॉल साइज होने के कारण जो सेपरेशन है कंपोनेंट्स का मीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय एनी काइंड ऑफ फिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ना तो ऑर्डिनरी के द्वारा हम इनके कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के द्वारा, और ना ही अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज करके भी दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो ये पॉसिबल इसमें नहीं होता है। और यदि कैरेक्टरिस्टिक्स आगे देखें, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल अंडर ग्रेविटी ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन दिस स्मॉल साइज पार्टिकल। ये ग्रेविटी का भी इस पर स्मॉल साइज होने के कारण सॉल्वेंट में मिक्स हो जाते हैं पूरी तरह से, और वो नीचे सेटल भी नहीं हो पाते हैं, मीन्स दे आर क्वाइट स्टेबल। तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल। ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मीन्स इनमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सेटल नहीं होने का मतलब है कि यदि आपने एक बार सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नमक वाटर में डाल दिया, तो आप यदि 3 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद भी यदि आप देखेंगे तो उसमें सॉल्यूशन का सॉल्यूशन ही रहेगा। तो आप केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आप डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस देख पाते हैं। वहाँ पर एक बार सॉल्यूशन बना दिया, वो हमेशा सॉल्यूशन फॉर्म में ही रहता है। ऐसा नहीं है कि नीचे सॉल्यूट उसका फिर से नीचे डिपॉजिट हो जाए और सॉल्वेंट अलग हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल उसमें नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं। पार्टिकल्स आर इनविजिबल विद नेकेड आइज और इवन अंडर माइक्रोस्कोप। ना तो हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, जब माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है तब नेकेड आइज से देखना तो और भी इसको पॉसिबल नहीं है। एंड सॉल्यूशंस आर जनरली, इनका यदि अपीयरेंस देखा जाए तो दे आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मीन्स उनमें हम आर पार उनके क्लियरली देख सकते हैं, एकदम जो ट्रांसपेरेंसी इसमें ज़्यादा पाई जाती है। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल द पार्टिकल्स डिफ्यूजेस वेरी रैपिडली। ये बहुत ही तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ होते हैं। डिफ्यूज़ मतलब है, डिफ्यूज़न is the process in which solute particles move from higher concentration to the lower concentration. तो एग्जाम्पल देखें, जैसे इसमें NaCl in water, NaCl को यदि हम वाटर में मिक्स कर देंगे, या फिर कॉपर सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, आयरन क्लोराइड है, कुछ भी है, शुगर इन वाटर, शुगर को वाटर में मिक्स कर दें, एयर है, एयर इज आल्सो ए होमोजीनियस मिक्सचर एंड इट इज ए सॉल्यूशन। एलॉय है, एलॉय भी एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो डिफरेंट तरह के आपने सॉल्यूशन में टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़े हुए हैं, तो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन ये होते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो इनको आप जनरली ट्रू सॉल्यूशन या सिंपली सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और यदि हमें इनको हम सोचे कि इसको यदि किसी सेलोफेन मेम्ब्रेन मतलब परचमेंट मेम्ब्रेन या जिसे सेल मेम्ब्रेन, एलिमेंट मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, उसके द्वारा भी यदि सेपरेट करना चाहें तब भी ये सेपरेट नहीं होते हैं, क्योंकि उससे भी ये पास हो जाते हैं पार्टिकल, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। मीन्स जहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल जा सकता है वहाँ से सॉलिड पार्टिकल भी आसानी से पास हो सकते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन जो सॉल्यूशन है ये हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। हेट्रोजीनियस मतलब हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जीनस मतलब फेस, दोनों मतलब कंपोनेंट जो हैं, जो एक हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं, लेकिन यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना पढ़ के डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम बोला जाता है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है विच कंटेन्स स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल। मीन्स इसमें जो पार्टिकल होते हैं वो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, सिर्फ ब्रेक हो रहे हैं टू फॉर्म स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल। जबकि सॉल्यूशन में पार्टिकल क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, मीन्स एकदम लास्ट फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ इनसॉल्युबल सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं कुछ, और कुछ समय के बाद नीचे सेटल भी हो जाते हैं। हैविंग पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, इनके पार्टिकल का साइज काफ़ी बड़ा होता है, मीन्स 1000 नैनोमीटर से भी ये बड़े होते हैं। और बड़े होने के कारण इन कंपोनेंट्स जो हैं इनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय ऑर्डिनरी या फिर अल्ट्रा फिल्टर पेपर की हेल्प से। तो कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर और बाय द
सेलोफेन मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन या परचमेंट मेम्ब्रेन, इनके द्वारा भी इनको सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स सेटल अंडर ग्रेविटी व्हेन दे लेफ्ट विदाउट डिस्टरबेंस। यदि हम उसको बिना किसी डिस्टरबेंस के कुछ समय के लिए छोड़ दें तो वो ग्रेविटी के कारण क्या होते हैं, पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं। मीन्स दोनों कंपोनेंट आप सेपरेट सेपरेट, दोनों में लेयर बन जाएगा एक, और दोनों एक लेयर के द्वारा सेपरेट हो जाते हैं। सस्पेंशन जो पार्टिकल्स हैं दे आर विजिबल टू नेकेड आइज, नेकेड आइज से भी विजुअल हम उनको कर सकते हैं, और नेकेड आइज से देख सकते हैं इसका मतलब है कि माइक्रोस्कोप तो और भी हम उसको आसानी से देख सकते हैं। इनका अपीयरेंस देखा जाए तो सस्पेंशन पार्टिकल्स हैं दे हैव ऑपेक अपीयरेंस, मीन्स इनके हम आर पार पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं दे शो टिंडल इफेक्ट, वो टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब कहीं फाइन होल से लाइट आती है तो लाइट का जो पाथ हमें क्लियरली विजिबल दिखाई देता है, वो टिंडल इफेक्ट होता है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सस्पेंशन पार्टिकल्स में शो ब्राउनियन मूवमेंट, यदि पार्टिकल काफ़ी मतलब जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है तो ये ब्राउनियन मूवमेंट भी शो कर सकता है। मीन्स जिगजैग मैनर में इसके पार्टिकल भी रैंडमली मूव कर सकते हैं। एंड सस्पेंशन पार्टिकल्स डू नॉट डिफ्यूजेस, ये पार्टिकल्स डिफ्यूज नहीं होते हैं, हाँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज के होते हैं तो इजीली डिफ्यूज नहीं कर पाते हैं। इसमें जैसे आप एग्जाम्पल देखें तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल इसका मडी वाटर, या चॉक डिजॉल्व कर दे पानी में तो चॉक इन वाटर, मड इन वाटर, ये मडी वाटर सस्पेंशन का है। इसको आप लीजिए घोल दीजिए तो एकदम मडी वाटर दिखाई देगा, लेकिन कुछ समय के बाद इसको छोड़ दें खाली बिना किसी डिस्टर्बेंस के तो नीचे पूरा मड डिपॉजिट हो जाएगा, वाटर ऊपर आ जाएगा। दोनों सेपरेट सेपरेट हमें मीन्स हेट्रोजीनियस फॉर्म में दिखाई देंगे, डिफरेंट डिफरेंट फेज में दिखाई देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय थॉमस ग्राहम इन 1861। थॉमस ग्राहम ने ये ऑब्जर्व किया, डिफरेंट तरह के सॉलिड पार्टिकल्स लिए उन्होंने, और जैसे स्टार्च है, ग्लू है, जिलेटिन है, इन सब्सटेंसेस को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये ऐसे सब्सटेंस है जो दिखने में तो कैसे लगते हैं, होमोजीनियस, मतलब सॉल्यूशन की तरह, होमोजीनियस मिक्सचर की तरह, लेकिन जब हम इनको पास करते हैं परचमेंट मेम्ब्रेन से, एनिमल मेम्ब्रेन से, तब ये वहाँ से इजिली पास नहीं हो पाते हैं। दे कुड नॉट पास थ्रू परचमेंट मेम्ब्रेन। जबकि वहीं पर उन्होंने जब सोडियम क्लोराइड, यूरिया, शुगर उनको डिजॉल्व करके पास किया तो आसानी से पास हो जाते हैं। तो जो पास हो जाते हैं उन्होंने उसका नाम तो दिया क्रिस्टेलॉइड, और ये जो सब्सटेंस थे स्टार्च, ग्लू, जिलेटिन, ये पास नहीं हो पा रहे थे। इनका नेचर यदि देखा जाए तो दे हैव नेचर ग्लू लाइक, ये इनका ग्लू लाइक नेचर था, जैसे गम होता है। तो ग्लू लाइक नेचर होने के कारण इनको कोलाइड्स बोला गया, क्योंकि जो ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड में कोला, कोला का मीनिंग है ग्लू लाइक, तो कोला से ही बना हुआ है ये कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जिनमें ग्लू लाइक प्रॉपर्टी थी दे आर नोन एज कोलाइड्स, उनको हम जो है कोलाइड्स के नाम से जानते हैं। बाद में उन्होंने और भी डिफरेंट तरह के अलग अलग सॉल्वेंट में भी स्टडी किया, जैसे NaCl है। NaCl वैसे तो क्रिस्टलाइड है वाटर में, लेकिन यदि आप उसको बेंजीन में डिजॉल्व कर देते हैं सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को, तब वह एक तरह से कोलाइड की तरह बिहेव करता है। इसी तरह से सोप है, सोप जैसे वाटर में डालेंगे तो एक्चुअल में वो कोलाइड नेचर का होता है, लेकिन यदि वहीं पर हम सोप को अल्कोहल में डिजॉल्व करेंगे तो वह सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, मीन्स वह क्रिस्टलाइड नेचर का हो जाता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट नॉन के द्वारा स्टडी करने के बाद पाया गया कि जो पार्टिकल साइज है, यदि इसकी सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीचों बीच की है तो वह कोलाइड रेंज के पार्टिकल्स होते हैं, उनमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कोलाइड के जैसी होती हैं। और इस तरह से उन्होंने पाया कि जो कोलाइड है वो कोई सब्सटेंस नहीं है, वो भी एक तरह से क्या है, इट इज ए स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, वो भी स्टेट ऑफ द सब्सटेंस है विच डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर साइज। तो उन्होंने इसके देखा कि किस तरह से है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे आगे, दीज आर फॉलोइंग। तो कोलाइडल जो सॉल्यूशन है, दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर बट अपीयर्स एज होमोजीनियस। एक्चुअल तो हेट्रोजीनियस नेचर है, इस डिफरेंट डिफरेंट फेज में पाए जाते हैं, लेकिन देखने में ऐसे लगते जैसे कि होमोजीनियस हैं। और इनके जो पार्टिकल साइज हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैविंग पार्टिकल साइज इंटरमीडिएट रेंज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। ट्रू और सॉल्यूशन के बीचों बीच के होते हैं पार्टिकल साइज, मीन्स बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इट मीन्स ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर बट लेसर देन 1000 नैनोमीटर। ये उनके पार्टिकल का साइज है। और नेक्स्ट देखिए, इट्स कंपोनेंट्स आर नॉट सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। इसके हम कंपोनेंट मीन्स जो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है, उनके वो कंपोनेंट्स को ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के द्वारा सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में जो पोर्स की जो साइज होती है वो थोड़ा बड़ी होती है, जिससे कोलाइडल पार्टिकल भी आसानी से पास हो जाते हैं। बट दे आर सेपरेटेड बाय यूजिंग अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है, उसकी हेल्प से हम इन्हें आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पोर का साइज रिड्यूस्ड फॉर्म में किया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, छोटा हो जाता है, इसलिए ये सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल्स जो है कोलाइडल पार्टिकल्स नॉट सेटल अंडर ग्रेविटी। ये ग्रेविटी यदि इन पर भी जैसे गम है तो गम में आप देखेंगे वो गम ही बना रहता है, ऐसा नहीं है कि उसके पार्टिकल नीचे आ जाए वाटर ऊपर आ जाए। नॉट सेटल अंडर ग्रेविटी बट दे सेटल ओनली ऑन सेंट्रीफिकेशन। लेकिन यदि हम उसको हाई स्पीड से रोटेट कर देते हैं, सेंट्रीफिकेट कर देते हैं, देन दे विल सेटल, तब वो सेटल हो जाएंगे। नेक्स्ट है पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। नेकेड आइज से हम पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं, बट जो यदि हम इसके ऊपर लाइट डालते हैं, हाउएवर जो लाइट रिफ्लेक्टेड बाय देम ड्यू टू स्कैटरिंग, स्कैटरिंग के कारण जो ये लाइट रिफ्लेक्टेड होती है, इट कैन बी सीन अंडर एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है। इनका नेक्स्ट देखिए अपीयरेंस जो है, दे आर जनरली ट्रांसपेरेंट बट सम टाइम ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट मतलब जो धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो ये ट्रांसल्यूसेंट नेचर के भी होते हैं और कभी कभी ये ट्रांसपेरेंट भी दिखाई देते हैं। दे शोज टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट भी शो करता और ब्राउनियन मूवमेंट को भी शो करता है। ड्यू टू द लिटिल लार्जर साइज पार्टिकल, देयर पार्टिकल्स डिफ्यूजेस वेरी स्लोली। इसके पार्टिकल्स जो है स्लोली जो है डिफ्यूज होते हैं, मीन्स यदि आप इसको फिल्टर पेपर से ही पास करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है पास करने में। तो इस तरह से ये कोलाइडल सॉल्यूशन के कोलाइडल स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें साइज के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया था। तो ट्रू सॉल्यूशन में देखा हमने पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर, सस्पेंशन में ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, जबकि इसमें इंटरमीडिएट है, मतलब बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुए कोलाइडल सॉल्यूशन के। अभी हमें कोलाइडल सॉल्यूशन में जैसे फेज ऑफ कोलाइड या उनके जो कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल हैं, तो कोलाइड्स के दो कंपोनेंट होते हैं, फेज और कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड। तो 2 कंपोनेंट्स हमें यहाँ पर पढ़ना है, एक डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज मीन्स विच प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन और स्मॉल क्वांटिटी और जस्ट लाइक ए सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है वैसे ही कोलाइड में डिस्पर्स्ड फेज बोला जाता है। डिस्पर्जन मीडियम मीन्स जैसे सॉल्वेंट है, एक मीडियम होता है डिसॉल्व होने के लिए सॉल्यूट को, इसी तरह से यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्स्ड होने के लिए, मतलब यहाँ पर डिवाइड होने के लिए या उसमें प्रेजेंट होने के लिए एक्सेस क्वांटिटी में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड dispersion medium. It present in excess quantity or it is just like a solvent in solution. जैसे एग्जाम्पल देखें, स्टार्च इन वाटर। स्टार्च यदि आपने वाटर में डिसॉल्व किया, स्टार्च लेस अमाउंट में है, वाटर एक्सेस अमाउंट में है, तो स्टार्च हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज और वाटर डिस्पर्जन मीडियम, और दोनों मिलकर के बना लेंगे कोलाइड। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।